Myself Anil Maut. I am going to teach the second chapter of political theory. The lesson name is freedom or liberty. Students, आज हम political theory का second chapter read करेंगे. इस chapter का title है freedom और liberty. इस chapter का first point है the ideal of freedom. इसका हम first point आपको read करेंगे. The autobiography of one of the greatest person of the 20th century, Nelson Mandela, is titled Long Walk to Freedom. In this book, he talks about his personal struggles against the apartheid regime in South Africa. Students, ये जो lesson है आपका freedom और liberty, इस lesson की जो शुरुआत है वो ideal of freedom यानी freedom के आदर्श ideal कुछ लोगों की life से लेके हम आपको explain करेंगे. तो जो इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ 20th सेंचुरी यानी ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की जो उन्होंने 20th सेंचुरी के एक ग्रेटेस्ट पर्सन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन दिस बुक ही टॉक्स अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थाइड रिजाइम इन साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें उन्होंने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में लिखा है. स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने वाइट जो रूलर्स थे साउथ अफ्रीका में उनके रूल के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया, एक फ्रीडम फाइट की और बदले में उनको 28 इयर्स तक जेल में रहना पड़ा. तो ये जितनी भी उनकी जो स्ट्रगल की कहानी है उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखी है. ये जो स्ट्रगल था और ये जो वाइट जो लोग थे साउथ अफ्रीका में वाइट कम्युनिटी और जो ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन करती थी उसको अपार्थाइड रिजाइम बोला जाता था. ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है. सेकंड पॉइंट, द अपार्थाइड रिजाइम दैट डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन सिटीजंस बेस्ड ऑन देयर रेस. फॉर मंडेला एंड हिज कलीग्स इट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्टिस, constraints or restrictions, the struggle to remove the obstacles of the freedom of all the people of South Africa. That was the long walk to freedom. Apartheid regime के अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने एक रेसिज्म के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया और एक डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया. उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा और एक अनजस्टिस रिस्ट्रिक्शन को फेस करना पड़ा. साउथ अफ्रीका में जो वाइट कम्युनिटी जो लोग थे उनकी गवर्नमेंट थी और वो ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे. तो एक तरह का स्ट्रगल किया और यही स्ट्रगल की कहानियां लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर लिखी हुई है. यस, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंट 28 years of his life in jail. Imagine what is mean to give up one's youth for an ideal, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend, of playing one's favorite game boxing, of wearing one's favorite cloth, music, enjoy music, many festivals that are part of one's life. Imagine giving all this up and choosing instead to be locked up in a room, not knowing when one would be released, only because one campaigned for the freedom of one's people. For freedom, Mandela paid a very high personal price. Yes, long walk to freedom जो ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, उसके अंदर आप पढ़ोगे और एक आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि 28 इयर्स जेल में रहने का क्या मतलब है. एक आदमी को अपनी मर्जी से उसने एक ऐसी लाइफ चुनी, अपनी मर्जी से उसने अपने देश के लिए 28 इयर्स जेल के अंदर बिताए, काल कोठरी के अंदर, और अपनी हर खुशी को छोड़ दिया. अपने दोस्तों के साथ में बातें करना, अपना फेवरेट गेम बॉक्सिंग उसको छोड़ना पड़ा, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ना पड़ा, म्यूजिक सुनना छोड़ना पड़ा, फेस्टिवल्स को ज्वाइन करना छोड़ना पड़ा और एक इन सब जो जीवन की जो खुशियां होती है उन खुशियों को छोड़ के एक ऐसा जीवन अपनाना पड़ा नेल्सन मंडेला को जिसमें उनको जेल में रहना पड़ा 28 इयर्स तक और एक लॉक अप इन ए रूम, एक काल कोठरी में बंद रहना पड़ा. और उनको ये भी पता नहीं था नॉट नोइंग व्हेन वुड बी रिलीज, यानी कब उनको छोड़ा जाएगा. ओनली बिकॉज वंस कैंपेन फॉर फ्रीडम ऑफ वंस पीपल,
अपने लोगों के लिए एक कैंपेन करने की इतनी बड़ी सजा नेल्सन मंडेला को दी गई। उनको 28 इयर्स तक जेल में रखा गया, उनकी हर खुशी छीन गई। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस। फ्रीडम की कीमत नेल्सन मंडेला को बहुत बड़ी पर्सनल प्राइस चुकानी पड़ी। यस, ये था नेल्सन मंडेला के बारे में आपको आइडियल ऑफ फ्रीडम का पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आंग सान सूकी। यस, आंग सान सूकी भी एक जो म्यांमार जो है उसके अंदर एक फाइटर थी, उन्होंने भी एक फ्रीडम के लिए फाइट की थी आर्मी रूल के अगेंस्ट में। Gandhi's thought on non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi, and she remained under house arrest in Myanmar, separated from her children, unable to visit her husband when he was dying of cancer. गांधी जी के नॉन वायलेंस में बिलीव करने वाली आंग सान सू की के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि उनको कितनी स्ट्रगल करना पड़ा फ्रीडम फाइट की, उनको क्या कीमत चुकानी पड़ी। ये हम सेकंड पॉइंट हम रीड करेंगे। यस, आंग सान सू की, उनको म्यांमार के अंदर अपने ही घर के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, यानी उनको जेल में तो बंद नहीं किया गया, लेकिन उनको अपने ही घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। अपने बच्चों से उनको दूर रखा गया और ऊपर से उनके हस्बैंड जो कि इंग्लैंड के अंदर थे, कैंसर था, उनसे मिलने के लिए भी वो नहीं जा सकती थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनको पूरी फैमिली से दूर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम फाइट की एक अलग जगह थी, फ्रीडम फाइट की आवाज उठाई थी म्यांमार के अंदर। यस, सेकंड पॉइंट, आंग सान सू की सॉ हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। हर बुक्स ऑफ एसे bears the title freedom from fear. She says, for me real freedom is freedom from fear, and unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life. Yes, आंग सान सू की जो बुक थी उसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से आजादी। ये उनकी बुक का एक टाइटल था, फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्होंने अपने इस बुक के अंदर, इस एसे के अंदर, इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने भी लिखा है कि फ्रीडम का मतलब क्या है। उन्होंने बोला है कि फ्रीडम का रियल मतलब है मेरे लिए भय से आजादी। और जब तक आपको फ्रीडम नहीं मिलता, किसी भी सिटीजन को फ्रीडम नहीं मिलता, किसी भी देश के लोगों को फ्रीडम नहीं मिलता, वो डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नहीं जी सकते, एक रिस्पेक्ट के साथ नहीं जी सकते सिटीजन्स। सो फ्रीडम इज बेसिक नीड ऑफ एनी सिटीजन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा आंग सान सू की ने कहा। यस, तो ये दो आइडियल पर्सन थे फ्रीडम के, एक तो नेल्सन मंडेला और एक आंग सान सू की। इनके बारे में लेसन के अंदर आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अब हम आगे पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्रीडम। यस, फ्रीडम का मतलब क्या है। फ्रीडम मींस लिबर्टी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, फ्रीडम का मतलब लिबर्टी भी होता है। तो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी, द वर्ड लिबर्टी और फ्रीडम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर, व्हिच मींस एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट्स और एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। फ्रीडम और लिबर्टी, इसका मतलब क्या होता है। इसका जो लिटरेचर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है। लिबर मींस एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, यानी रिस्ट्रिक्शंस की एब्सेंस को ही लिबर्टी और फ्रीडम बोला जाता है। यानी किसी भी तरह की आपके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट मींस दिस इज द रियल फ्रीडम। यस, का मतलब है। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। जीडीएच कोल की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। आपको मैं दोबारा एक बार ये डेफिनेशन बता रहा हूं। लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। जीडीएच कोल ने लिबर्टी का मतलब बताया कि एक इंडिविजुअल के लिए किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेयर का नहीं होना, यानी आपकी लाइफ में अगर कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा, कोई आपकी लाइफ में दखल नहीं दे रहा, तो उसी का मतलब आजादी है, उसी का मतलब लिबर्टी है, उसी का मतलब फ्रीडम है। तो जीडीएच कोल की डेफिनेशन वापस में एक बार रीड कर रहा हूं। लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। लिबर्टी इंडिविजुअल की फ्रीडम है टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेयर, और किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंटरफेयर का नहीं होना। तो इनकी डेफिनेशन के अंदर ये वाली बात। अब जेएस मील की सेकंड डेफिनेशन, द सिचुएशन
in which the personality of the individual is developed without any fear or restriction। यानी फ्रीडम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हर इंसान की पर्सनालिटी डेवलप होती है विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन जेएस मिल की। जब तक आप एक फियर के अंदर जियोगे, जब तक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जब तक आपके ऊपर बैन होंगे, जब तक आपके लिए फ्रीडम का कोई भी मतलब नहीं है। आपको अगर एक हेवन भी मिल जाए और वहां पे भी फ्रीडम नहीं हो तो आपके लिए हेवन का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये दो डेफिनेशंस थी। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फ्रीडम, डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रीडम की फीचर्स क्या होती है। एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। Freedom is also about expanding the ability of people to freely express themselves and develop their potential. Freedom in this sense is the condition in which people can develop their creativity or capability. Yes, first point हम पढ़ेंगे feature of freedom के अंदर absence of constraints is only one dimension of freedom। यानी restriction नहीं होना freedom का सिर्फ एक dimension है, यानी एक part है। बल्कि फ्रीडम का मतलब तो इससे भी बहुत ज्यादा है। फ्रीडम का मतलब होता है कि किसी की भी एबिलिटी को डेवलप करना, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना विदाउट एनी फियर, डेवलप द पोटेंशियल, अपनी प्रतिभा को डेवलप करना। ठीक है, फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन व्हिच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी। फ्रीडम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी कंट्री के सिटीजन, किसी भी सोसाइटी के लोग अपनी एबिलिटी को डेवलप करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं और अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा, उसको भी बचपन से गेम्स खेलने की आज़ादी नहीं मिले, टीवी देखने की आज़ादी नहीं मिले, एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स, उस बच्चे का भी मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फ्रीडम का मतलब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे के लिए भी, एक यंग के लिए भी, एक सिटीजन के लिए, सबके लिए फ्रीडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत इजी चैप्टर है ये। सेकंड पॉइंट, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स as well as the exchange of condition in which people can develop their talent are important. A free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum social constraints. Yes, absence of external restriction, यानी सोसाइटी के अंदर बाहर से या आपके कोई भी एक्सटर्नल आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हो। एक फ्री सोसाइटी, एक फ्री सोसाइटी किसको बोला जाता है? एक फ्री सोसाइटी उसी को बोला जाता है जिसके मेंबर पूरी तरह से आजाद हो, जिनको अपनी एबिलिटी डेवलप करने का, अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी के साथ साथ में अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने का मौका मिले और मिनिमम ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट्स। एक फ्री सोसाइटी का मतलब ये भी होता है कि मिनिमम रिस्ट्रिक्शन हो। अगर किसी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है तो वो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एक महान देश था, लेकिन हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, सोशल रिस्ट्रिक्शन, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाई। आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप सो कॉल्ड अनटचेबल हो, आप दलित हो, आप हरिजन हो, ऐसी बातें आपने सुनी होगी। तो सोसाइटी का एक पार्ट प्रोग्रेस नहीं कर पाया इंडिया के अंदर। आप अगर महाभारत के टाइम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एकलव्य को एजुकेशन देने से द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था। ये आपने सुना होगा कि ये कहानी। तो इस तरह से सोसाइटी के अंदर मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। यस, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फ्रीडम में। फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। टू बी फ्री मींस टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट्स that limit our ability to make choice freely। फ्रीडम का मतलब ये भी होता है कि रिस्ट्रिक्शंस को मिनिमाइज करना, सोशल रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करना और उनको एक लिमिट में, यानी ठीक है सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको फुल कंट्रोल, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो और आप पूरी तरह से आजाद और डिक्टेटर बन जाओ, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, बट वो मिनिमम होनी चाहिए जिससे आपकी फ्रीडम खत्म नहीं हो और आप अपनी चॉइस को फ्रीली शो कर सके, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं।
फंडामेंटल राइट्स मिले हुए यानी हमको एक तरह से फ्रीडम, आजादी मिली हुई है, बहुत सारे हमको राइट्स मिले हुए हैं। हमको रिलीजियस राइट है, हमको इक्वलिटी का राइट है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, फ्रीडम के राइट्स हैं। तो कितने सारे राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे सेकंड बुक के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि कितने फंडामेंटल राइट्स है, कितनी लिबर्टी है। लेकिन साथ साथ में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर वन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आपकी फ्रीडम बिल्कुल खत्म हो जाए। अब है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम इन द सेंस अलाउ द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल creativity, sensibility and capability, being in sports, science, art, music and exploration. Yes, freedom आपको मिलनी इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने टैलेंट को डेवलप कर सको। फ्रीडम के बिना कोई भी स्टूडेंट, कोई भी सिटीजन अपने टैलेंट को डेवलप नहीं कर सकता, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सेंसिबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं कर सकता, ना स्पोर्ट्स के अंदर, ना साइंस में, ना आर्ट में, ना म्यूजिक में, किसी सेक्टर में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक आपको अपना टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिलेगा। सचिन तेंदुलकर को अगर उनके पेरेंट्स ने फ्रीडम नहीं दी होती, उनको बचपन में अगर खेलने के लिए एकेडमी में नहीं भेजा होता, तो आज हम सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं सुनते। आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा, इंडिया में सबसे तेज दौड़ने वाली प्लेयर। अगर उनके पेरेंट्स बचपन में उनको एक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उनको घर में कैद कर देते, उनको बाहर अगर मौका नहीं मिलता अपने टैलेंट को शो करने का, तो स्टूडेंट्स आज हम पीटी उषा का भी नाम नहीं सुनते, आज हम लता मंगेशकर का भी नाम नहीं सुनते। तो जितने भी जो टैलेंटेड लोग हैं सोसाइटी के अंदर, जो आज साइंटिस्ट हैं, अब्दुल कलाम है, कस्तूरी रंजन है, जितनों के हम नाम सुनते हैं, उन सबको कभी ना कभी फ्रीडम मिली थी और उसी फ्रीडम के वजह से उन्होंने अपने टैलेंट को डेवलप किया। वो साइंटिस्ट बने, वो प्लेयर बने, वो इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने। तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए फ्रीडम मिलना बहुत जरूरी है। ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने से आपकी एबिलिटी खत्म हो जाती है। फ्रीडम इज कंसीडर्ड वैल्यूएबल बिकॉज इट अलाउ अस टू मेक चॉइस एंड टू एक्सरसाइज अवर जजमेंट। इट permits the exercise of the individual power of reason and judgment. फ्रीडम इसलिए भी वैल्यूएबल है क्योंकि आपको फ्रीडम एक चॉइस का मौका देती है। स्टूडेंट्स, आपने भी आर्ट्स ली है, किसी ने साइंस ली है, किसी ने कॉमर्स ली है, तो आपको ये फ्रीडम कैसे मिली? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको एक मौका दिया, एक चॉइस लेने का कि आप 10th पास करने के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। ये पेरेंट्स ने आपको मौका दिया, तब जाके आपने आर्ट्स ली, आपने साइंस ली। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट ने बहुत प्रेशर के अंदर डिसीजन लिया होगा, ठीक है। अगर किसी ने प्रेशर के अंदर डिसीजन लिया है तो गारंटी की बात है कि वो उस फैकल्टी के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, चाहे वो साइंस ले ले, चाहे वो कॉमर्स ले ले, चाहे आर्ट्स ले ले। हर स्टूडेंट को अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनने का राइट मिलना चाहिए। यही फ्रीडम का रियल और प्रैक्टिकल मीनिंग है। यस, यही आपको जजमेंट का मौका मिलता है। अब है सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके सोर्स क्या है उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स may come from domination and external control. Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by a government through laws which embody the power of the rulers over the people which may have the backing of force. सोसाइटी के अंदर जो ये कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन जो लगते हैं हमारी फ्रीडम के ऊपर, वो एक्सटर्नल होते हैं यानी बाहर से लगते हैं। और ऐसे रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर कौन लगाता है? सोसाइटी के अंदर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? हमारी फैमिली लगाती है। जिस हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, थोड़ा सोसाइटी भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। बहुत से लोग सोसाइटी के अंदर शराब नहीं पीते, इसलिए नहीं पीते कि समाज में लोग, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे। तो एक रिस्ट्रिक्शन है, एक फियर है, जिसकी वजह से लोग क्राइम नहीं करते। लेकिन जो मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शन हमारी सोसाइटी में, स्टेट में, कंट्री में अगर कोई लगाता है तो वो लगाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने लॉस बना के सिटीजन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अगर आप गाड़ी बिना हेलमेट के चलाओगे, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाओगे, अगर आप चोरी करोगे, आप किसी के साथ मारपीट करोगे, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और आपके फ्रीडम को खत्म कर दिया जाएगा।
तो अब आप समझ गए द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, द गवर्नमेंट इज द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट इम्पोज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजंस टू मेंटेन बैलेंस इन सोसाइटी। सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस तो लगाने ही पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट इज द सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सेकंड पॉइंट, constraints on freedom can also result from social inequalities of the kind inflict in the caste system or which result from extreme economic inequality in a society। रिस्ट्रिक्शन के और भी कई तरीके हैं। कास्टिज्म, हमारे सोसाइटी में कास्टिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। बहुत से लोग सोसाइटी में इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उनको दलित बोला जाता है, उनको हरिजन बोला जाता है, उनको अछूत बोला जाता है और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। गांव के अंदर उनको जो एक कंबाइंड वेल होता है कुआं, उसमें से पानी नहीं पीने दिया जाता, उनको टेंपल में एंटर नहीं करने दिया जाता, उनको स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं, बट दीस रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट लीगल, ये लीगल नहीं है। गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैन कर रखा है, तो इसलिए कोई भी कास्टिज्म के नाम पे आपके फ्रीडम को, आपके लिबर्टी को हर्ट नहीं कर सकता। लिसन केयरफुली। यस, सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, तो हर सोसाइटी के अंदर कुछ लोग गरीब हैं तो उन लोगों को राइट्स नहीं मिल पाते, उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, चाहे सोसाइटी में उनकी इकोनॉमिक पोजीशन कुछ भी हो, उनको सोसाइटी में मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स, हमें रिस्ट्रिक्शन क्यों चाहिए? रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ये हमने रीड किया, रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाती है, ये भी हमने रीड किया। कभी कभी कास्टिज्म की वजह से, सोसाइटी की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ये भी हमने रीड किया। बट हमें रिस्ट्रिक्शन क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड रिस्ट्रिक्शंस इन ए सोसाइटी, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स? फर्स्ट पॉइंट, difference may exist between people regarding their ideas and opinion. They may have conflicting ambitions, they may compete to control scarce resources. There are numerous reasons why disagreement may develop in a society which may express themselves through open conflict. सोसाइटी के अंदर अलग-अलग डिफरेंस होते हैं, हर इंसान अपनी ओपिनियन को बेस्ट मानता है। सोसाइटी के अंदर हर इंसान के अलग-अलग प्रिंसिपल होते हैं, तो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़े होते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसकी बात को इम्पोर्टेंस दिया जाए, हर आदमी अपनी बात को मनवाना चाहता है और दूसरों की बात से डिसएग्री करता है। तो सोसाइटी में अगर हर इंसान अपनी बात को राइट मानेगा, दूसरों की बात से डिसएग्री करेगा, तो इस तरह से सोसाइटी में झगड़े हो जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसीलिए हमको सोसाइटी को चलाने के लिए, एक कॉमन रूल चलाने के लिए सोसाइटी के ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। That's why we need some restriction to control the society, to control the individuals, to control the groups। बहुत सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट्स कुछ पावरफुल लॉबी होती है, बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो चाहते हैं जैसे मार्केट को चलाते हैं, वो किसी भी चीज की प्राइस को बढ़ा देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उनके ऊपर रेड मारती है, छापे मारती है, इनकम टैक्स के छापे मारती है और उनको कंट्रोल करती है ताकि महंगाई बढ़े नहीं, प्राइस राइज बढ़े नहीं। तो इस तरह से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। वी नीड सम रिस्ट्रिक्शन बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी। उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्रुप्स को, कुछ लोगों को, उनकी ओपिनियन को, अगर हर इंसान अपनी ओपिनियन को राइट मानेगा, दूसरे की ओपिनियन को डिसएग्री करेगा कि नहीं मैं तो सही हूँ आप गलत हो, तो इस तरह सोसाइटी में झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से पुलिस का, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल है, रूल ऑफ लॉ, हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, आपको अपनी ओपिनियन बोलने का राइट भी देता है, साथ में आपको ये भी एक एडवाइस देता है कि आप दूसरे की ओपिनियन का भी रिस्पेक्ट करें, तभी कोई दूसरा आपकी ओपिनियन का रिस्पेक्ट करेगा। यस, सेकंड पॉइंट, देयरफॉर एवरी सोसाइटी नीड्स सम मैकेनिज्म to control violence and settle dispute so long as we are able to respect each other's views and do not attempt to impose our views on others.
वी मे बी एबल टू लिव फ्रीली एंड विद मिनिमम डिस्टेंस। सोसाइटी के अंदर हमको एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए जो डिस्प्यूट है उनको सेटल करने के लिए, एक दूसरे के व्यूज का रिस्पेक्ट करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, हमें एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो कि हमको अपनी बात बोलने का राइट भी मिले और दूसरा हम आपस में झगड़े भी नहीं। तो सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए, सोसाइटी को प्रॉस्पेरियस करने के लिए हमको कुछ रिस्ट्रिक्शन चाहिए। वी नीड सम रिस्ट्रिक्शन। यस, अब हार्म प्रिंसिपल, अब आप पढ़ेंगे हार्म प्रिंसिपल। व्हाट इज मीन बाय हार्म प्रिंसिपल? जॉन स्टुअर्ट मिल एक फॉरेन थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम है J.S. मिल, फुल नेम है जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने एक एसे लिखा था ऑन लिबर्टी। उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर उनके इस एसे को ऑन लिबर्टी को हार्म प्रिंसिपल बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय हार्म प्रिंसिपल। अब लिबर्टी के अंदर, फ्रीडम के अंदर ये हार्म प्रिंसिपल क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स। आप इसको जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में। फर्स्ट पॉइंट, मिल इंट्रोड्यूस हर एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, those actions that have consequences only for the individual actor, nobody else. मिल ने एक एक्शन बताया सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। सोसाइटी के अंदर जो कोई काम हम कर रहे हैं जिससे सिर्फ हमको फर्क पड़ रहा है, किसी और को फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमारे जो एक्शंस हैं उनको बोलते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। मान लीजिए कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ, अपने अंदर ईयरफोन लगा के गाना सुन रहा हूँ और वो गाना किसी को सुनाई नहीं दे रहा, तो ये है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। यानी मेरे काम का सिर्फ मुझ पर ही इफेक्ट हो रहा है, दूसरे के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो माय एक्शंस ओनली माय सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जो मेरे एक्शन है जिनसे सिर्फ मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उनको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बोलते हैं, जिसका किसी और के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड, द अदर रिगार्डिंग एक्शंस, फॉर एग्जांपल दोस एक्शंस दैट हैव आल्सो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर। मान लीजिए अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ और मैं लाउड वॉइस में म्यूजिक सुन रहा हूँ और मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे नेबर, उन तक उसकी वॉइस जा रही है और वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये फिर मेरे सेल्फ रिगार्डिंग जो एक्शन है, अब तक मैं जो एयरफोन में सुन रहा था अब मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, स्पीकर ऑन कर दिया, अब ये आवाज पड़ोसी तक जाने लगे, अब मेरा ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या बन गया? अदर रिगार्डिंग एक्शन। क्योंकि अब मेरे एक्शंस, मेरे काम दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो जेस मिल ने इनको अदर रिगार्डिंग एक्शन बोला है। ऐसे एक्शन जो दूसरे को इफेक्ट करते हैं उनको अदर रिगार्डिंग एक्शन बोलते हैं। जो एक्शन सिर्फ खुद को एक तरह से सिर्फ हमारे ऊपर एक तरह से यूज करते हैं उनको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बोला जाता है। यस, he argues that with respect to action or choice that affect only oneself regarding actions, the state or any other external authority has no business to interfere. आपके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जब तक आपके काम का किसी और के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तब तक आपके ऊपर कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कोई भी ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल आपके ऊपर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि आपके एक्शन से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई आपके ऊपर इंटरफेयर नहीं करेगा। इन कॉन्ट्रास्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स एक्शंस व्हिच मे कॉज हार्म टू देम, देयर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेयर। यस, लेकिन अगर मेरे एक्शंस अब दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हैं तब जाके थोड़ा सा एक्सटर्नल इंटरफेयर का केस बनता है। मान लीजिए मैं पब्लिक प्लेस पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और मैं सिगरेट पी रहा हूँ, पॉल्यूशन कर रहा हूँ और मेरे बगल में जो और भी जो पैसेंजर जो खड़े हैं उनको सिगरेट का धुआं, स्मोकिंग का धुआं उन तक जा रहा है और वो लोग परेशान हो रहे हैं, तो फिर ये मेरा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बन गया अदर रिगार्डिंग एक्शन। क्योंकि अब ये दूसरों को प्रॉब्लम पहुंचा रहा है तो वो लोग मिलके मुझे समझा सकते हैं कि आप सिगरेट पीना बंद कीजिए। तो सोसाइटी के अंदर आपकी फ्रीडम है, आप कोई भी
एक्शंस ले सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप गली के अंदर मैच खेल रहे हैं और पड़ोसी के घर के शीशे तोड़ रहे हैं, विंडोज के कांच तोड़ रहे हैं, तब आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या बन गया? अदर रिगार्डिंग एक्शन। क्योंकि आपके गली में क्रिकेट खेलने से दूसरे को नुकसान होने लग गया, तब जाके सोसाइटी के लोग आपको समझाएंगे। आपको हो सकता है कि उसका पैसा भी देना पड़े, जो आपने वो कांच तोड़े किसी के विंडो के, तो आपके ऊपर कुछ इंटरफेयर किया जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरफेयर। इफ योर एक्शंस कॉज मी हार्म, देन surely I must be saved from such harm by some external authority. In this case, it is the state which can constrain a person for acting in a way that cause harm to someone else. अगर कोई इंसान सोसाइटी के अंदर शराब पी के रात को अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, मान लीजिए कोई भी ऐसा काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट, पुलिस उसके अगेंस्ट में एक्शन जरूर लेगी और लेना भी चाहिए, और उसके फ्रीडम को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, उसको थोड़ा सा पनिशमेंट देनी चाहिए, या तो उसके ऊपर एक तरह से जुर्माना लगना चाहिए या उसको जेल होनी चाहिए। फॉर माइनर हार्म Mill recommends only social disapproval and not the force of law. We should take action according to the seriousness of harm. This is called the harm principle. Yes, इस प्रिंसिपल का नाम harm principle क्यों पड़ा है? क्योंकि अगर आपके other regarding action जिस लेवल तक किसी को परेशान कर रहे हैं, उसी लेवल तक हमको उसको इंटरफेयर करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका पड़ोसी लाउड म्यूजिक के अंदर गाने सुन रहा है, तो आप एक दो बार उसको आवाज कम करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए, आपने उससे पत्थर लेके उसका सर फोड़ दिया या उसके ऊपर गन चला दी, ठीक है, या सीधा पुलिस को बुला लिया, तो ये नहीं है। जितनी सीरियसनेस ऑफ हार्म, जितने लेवल का एक्शन आपको हार्म कर रहा है, उतने लेवल का रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। जिस लेवल का हार्म उसी लेवल का रिस्ट्रिक्शन, इसी को ही हार्म प्रिंसिपल बोला जाता है स्टूडेंट्स। यस, अब लास्ट पॉइंट, तो आपको अब आप समझ में आ गया सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन जेएस मील का, आपको हार्म प्रिंसिपल समझ में आ गया। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मीन जो एक्शन हम कर रहे हैं जिससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो कोई भी हमारी आजादी में, लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करेगा। अदर रिगार्डिंग एक्शन, जब हमारे एक्शंस हमारे काम से किसी को इंटरफेयर कर रहे हैं, हम किसी को फर्क पड़ रहा है, तो वो हमारी आजादी के अंदर इंटरफेयर करेगा, और जिस लेवल तक हमारी एक्शंस किसी को हार्म करेंगे, उसी लेवल तक वो हमारी फ्रीडम को खत्म करेगा, या हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा जाएगा। इसी को ही हार्म प्रिंसिपल बोला जाता है। बड़ा प्रैक्टिकल सा प्रिंसिपल है जेएस मील का। जब आप बुक को रीड करोगे, आपको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन समझ में आ जाएंगे। अब नेगेटिव लिबर्टी। Negative liberty is one's individual opinion about being what they want to be in life based on the personal belief. In this case, no external authority can raise a constraint against the free will of an individual. Negative liberty और positive liberty ये एक important point है। इसका मतलब क्या है? Students, negative liberty का मतलब है कि आपको अपने काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको अनलिमिटेड फ्रीडम मिली तो आप अपने फ्रीडम का मिसयूज करोगे और आपके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन बन जाएंगे। जैसे आपने पिछले वाले पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया, तो हर इंसान की एक ओपिनियन होती है कि वो अपनी लाइफ को पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल एंगल से जीना चाहता है, ठीक है। सबको लिबर्टी होनी चाहिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का, लेकिन आपके ऊपर अनलिमिटेड फ्रीडम आपको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नेगेटिव फ्रीडम का मतलब होता है कि जब आपको अनलिमिटेड फ्रीडम मिली भी हो, तो अपने को अनलिमिटेड फ्रीडम मिलते ही वो नेगेटिव लिबर्टी बन जाएगी। तो नेगेटिव फ्रीडम का नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है जब आपको अनलिमिटेड फ्रीडम मिल जाती है और कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये समझ सकते हैं कि जब आपको अनलिमिटेड फ्रीडम मिलेगी तो आप उसका मिसयूज ही करोगे। आपके पेरेंट्स आपको जरूरत से ज्यादा पैसा दे देंगे, आपको जरूरत से ज्यादा पॉकेट मनी देंगे, तो आप उसका मिसयूज करोगे, आप ज्यादा मार्केटिंग करोगे। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि
पूरी तरह से कंप्लीट फ्रीडम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। पॉजिटिव लिबर्टी इज कंसर्न with analyzing the situation and the type of connection between the individual and the community. Positive liberty is more of liberation of an individual for the development of her individuality. Positive liberty advocates minimum restriction. There is a possibility of interfere by some authority. Yes, positive liberty का मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें सिटीजन सोसाइटी में कम्युनिटी में रहता है और कोई भी काम करता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मान लीजिए आप एक कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपका टाइम है सुबह 9 AM से 5 PM तक ड्यूटी करना, लेकिन अगर आप 10 बजे जा रहे हो और 4 बजे के आप अपने घर चले जाते हो तो कंपनी की जो ऑनर्स है, जो मैनेजर है, वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो वो रिस्ट्रिक्शन अच्छी है। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है सम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज on our liberty. Listen again, the meaning of positive liberty: some type of restriction is necessary for our liberty. कुछ restriction हमारे ऊपर लगने चाहिए, जो इसी को positive liberty बोला जाता है। Unlimited freedom का तो आपको पता ही है, मिसयूज करते हैं सभी लोग। तो इस तरह से पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस लगना, और नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी भी हो गई। अब लास्ट पॉइंट है राइट टू एक्सप्रेशन। सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट्स हमको लिबर्टी भी मिली हुई है, हमको फ्रीडम भी मिली हुई है, तो हमको राइट टू एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। हमको अपनी बात बोलने का, अपनी चॉइस को शो करने का, अपने विल, अपने ओपिनियन को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसी को राइट टू एक्सप्रेशन बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको ये बहुत अच्छी तरह से जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट टू एक्सप्रेशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबको अपनी बात बोलने का हक होना चाहिए। अगर आप कोई आपकी फैमिली के अंदर किसी को अपनी बात बोलने का मौका नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है आपकी फैमिली के अंदर टेंशन्स बढ़ेंगे, आपकी फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो आपका घर छोड़ के वो फैमिली का मेंबर चला जाएगा या वो अलग हो जाएगा, रिश्तों में दरारें आ जाएगी। इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी किसी ग्रुप को, किसी कास्ट को राइट टू एक्सप्रेशन नहीं मिला तो वो कास्ट भी सोसाइटी के अंदर कम्युनल वायलेंस करेगी, दंगे फसाद करेगी। आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कभी न कभी कम्युनल वायलेंस होते रहते हैं। अभी बेंगलोर के अंदर भी आपने सुना होगा कि कुछ हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस तरह से राइट टू एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सबको राइट मिलनी चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर जरूरी है लगाना, ताकि सोसाइटी में कोई भी डिक्टेटर न बन पाए, कोई भी क्रिमिनल न बन पाए और किसी को सता नहीं पाए। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके क्वेश्चन सर आपको करने हैं जो एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं, और आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि फुल मार्क्स करके एक रिफ्रेशर है, फुल मार्क्स करके वो आपको परचेज करनी है, और उसमें से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी करने हैं, और पैसेज वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं। अगर कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है तो वो भी करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो आपको बुक के अलावा, एनसीईआरटी की बुक के अलावा फुल मार्क्स रिफ्रेशर का यूज आप कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, आपको एक्सप्लेन कर दिया लेसन। ठीक है, एक बार वापस सारे पॉइंट्स आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था द आइडियल ऑफ फ्रीडम, इसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, सेकंड पॉइंट आंग सान सू की म्यांमार के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज फ्रीडम, फिर हमने फीचर्स ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स और रिस्ट्रिक्शन, फिर उसके बाद में हमने हार्म प्रिंसिपल के बारे में रीड किया, फिर उसके बाद में हमने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में रीड किया, यानी पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम के बारे में लर्न किया, और लास्ट पॉइंट था हमारा राइट टू एक्सप्रेशन। तो आप स्टूडेंट्स बुक को आपको अच्छी तरह रीड करना है और क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप रिफ्रेशर की हेल्प ले सकते हो। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।